जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो साथ पूछ लीजिएगा। आज हमने स्टार्ट करने क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्लूटो लिमिटेड पीएल सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एट द फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस। अब ये तीन प्रोडक्ट कंपनी सेल कर रही है, C1, C2, C3। C1 की जो प्राइस है वो 100,000 पर कार्टन है, C2 की 90,000 पर कार्टन है और C3 की 110,000 पर कार्टन है। और लिख रहे हैं आगे, पीएल रेगुलरली सेल्स अ कार्टन ईच ऑफ C2 एंड C3 फॉर 170। यानी C2 और C3 अगर वो सेल करती है तो वो कॉम्बिनेशन में तो 170 में सेल करती है। हालांकि यहाँ देखें तो ये 120,000 है, यानी इसका मतलब 30,000 का डिस्काउंट है। ठीक है जी। अच्छा, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इससे आगे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इसमें इनकम्प्लीट है। और अगर कोई प्रोडक्ट तीनों इकट्ठी बाय करता है, कंबाइन, यानी अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, एग्जांपल नंबर 5, प्लूटो लिमिटेड if sold all products in combination then the sales price will be rupees 260,000। ठीक है जी। अब इसके हवाले से चेक करें तो अगर तो वो C2 और C3 बाय करता है, कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर आता है और C2 और C3 बाय करता है तो 170 हम उसको प्राइस चार्ज करेंगे। और अगर कोई इंडिविजुअल लेता है C2 90,000, C3 110,000। इसी तरीके से अगर तीनों को कॉम्बिनेशन में लेता है तो प्राइस बनती है 300,000 और हम उसको सेल कर रहे हैं 260,000 में, यानी 10,000 का फर्दर डिस्काउंट आ गया। अच्छा, अब ये डिस्काउंट जो है इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी ये आपने कैलकुलेशन करनी है सक्सेसिव बेसिस पर। यानी पहले C3 पे आपने डिस्काउंट जो बनता है इसका वो एलोकेट करना है, फिर तीनों प्रोडक्ट्स पे दोबारा एलोकेट करना है जो फर्दर डिस्काउंट आएगा। इसलिए इसको एक टेबल की फॉर्म में कीजिएगा। पहले मैं लेता हूँ जी प्रोडक्ट्स मेरे पास है C1, C2 और C3। ठीक है जी। प्राइस जो है एज स्टैंड अलोन प्राइस वो हमें दी हुई है 100,000, 90,000 और 110,000। अच्छा, अब क्वेश्चन की सीक्वेंस के मुताबिक चलना है, यानी टोटल प्राइस 300,000। अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर आता है और एक एक प्रोडक्ट हमसे लेता है, C1 अलग लेता है, C2 सेपरेट लेता है, अलग अलग कस्टमर आते हैं, तो तीन प्रोडक्ट्स का हमारा रेवेन्यू जो है वो 300,000 बनेगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है और C2 और C3 हमसे बाय करता है, ओनली C2 और C3, तो हम उसको 170 चार्ज करेंगे। जबकि C2 और C3 का जो टोटल अमाउंट है, यानी यहाँ मैं आपको शो कर देता हूँ, C2 और C3 की जो प्राइस बनती है कॉम्बिनेशन में वो है 200,000, यानी 190 और 110। लेकिन हम उसको ऑफर कितने में कर रहे हैं? 170 में।
इसका मतलब 30,000 का डिस्काउंट आ गया। अब ये डिस्काउंट 30,000 का मैं एलोकेट करता हूं। ये टोटल डिस्काउंट है 30,000 का, इसको हम माइनस में शो करेंगे क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। अब ये 30,000 का जो डिस्काउंट है ये C1 को एलोकेट नहीं होगा, ये सिर्फ एलोकेट होगा C2 और C3 को। किस रेशो से? रेशो बना लें, रेशो देखें 9:11। अब ये 30,000 का जो डिस्काउंट है इसको एलोकेट कर दो। 30,000 इंटू 9/20, सम ऑफ रेशियो 20 आया। 13,500 का डिस्काउंट C2 को एलोकेट करोगे और 11/20 16,500 का हम C3 को एलोकेट कर देंगे। अब ये प्राइस आ जाएगी आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ रही है C1 की, उस पर तो एप्लीकेबल ही नहीं है, वो 100,000 है। बी C2 की ये आएगी 76,500 और C3 93,500। यानी टोटल प्राइस अगर इसको टोटल करोगे तो ये एग्जैक्टली 270 आ जाएगी। यानी 270,000 ये आ गया और 100,000 ये आ गया। इस मीन अगर कोई पर्सन C2 और C3 बाई करता है उसे 170 चार्ज करेंगे और अगर C1 बाई करता है तो उसे 100,000 चार्ज करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सोल्ड ऑल द प्रोडक्ट इन कॉम्बिनेशन। अगर कोई कस्टमर आता है वो कहता है मुझे C1 2 3 तीनों चाहिए, तो आप उससे प्राइस चार्ज कर रहे हो 260,000 और यहाँ प्राइस है 270। इसका मतलब फर्दर डिस्काउंट आ गया। अब ये सेकंड डिस्काउंट आ गया और ये डिस्काउंट है 10,000। अच्छा, अब ये डिस्काउंट आपने तीनों को एलोकेट करना है, ये नहीं करना कि C2 और 3 को हो चुका है। नो, वो सिर्फ C2 और 3 का था, ये तीनों का है। तो लिहाजा ये 10,000 तीनों को ट्रांसफर करेंगे इस रेशियो से जो ये प्राइस दी हुई है। ठीक है, इसी रेशियो से अगर एलोकेट कर दें तो क्या बनेगा? 10,000 इंटू 100,000 डिवाइडेड बाई 270, सम ऑफ रेशियो ये बनता है 3704। यानी 3704 का डिस्काउंट हम C1 को एलोकेट करेंगे। इसी तरह 2833 का डिस्काउंट C2 को एलोकेट होगा और 3463 का डिस्काउंट C3 को एलोकेट होगा।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। जी, आई थिंक लाइट चली गई है सर की, तो 5 मिनट जी तो हम यहाँ तक कर रहे थे। अब डिस्काउंट को एलोकेट करना है सेकंड डिस्काउंट को, ठीक है, और इसके लिए रेशियो हमारे पास ये है, ये हमने एलोकेट किया। अब फाइनल प्राइस जो है वो आ जाएगी हमारे पास, यानी ये प्राइस उस पे एप्लीकेबल होगी तो तीनों प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन में बाय करता है, यानी ये बनेगी 96,296 C1 की, 76,500 माइनस 2833 73,667 और 93,500 माइनस 3463 90037। अब इन तीनों को ऐड कर लें तो ये एग्जैक्टली उसी के इक्वल आएगा 260,000। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सर इसका मैक्सिमम कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? ये मैक्सिमम जो आया है वो 10 से 12 मार्क्स का, वो भी केसेस पर डिपेंड करता है। अगर 3 केस हो तो एक केस होता है ना, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स का है। अब जैसे हमने पढ़ा था केसेस आते हैं, 2 से 3 केसेस आ जाते हैं। एक केस 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का होता है। तो इस हिसाब से अगर 4 केसेस दे रहे 12 मार्क्स का बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आता। अगर आपको ये देखें ना हिस्ट्री इसकी, ये IFRS 15, ठीक है, तो ये 14 मार्क्स, 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, 9, 14, 10, 12, यानी तकरीबन 12 से 14 मार्क्स का दे रहा है ये क्वेश्चन IFRS 15। और हर अटेम्प्ट में, कोई अटेम्प्ट ऐसी नहीं है जिसमें ये ना आया हो, ठीक है, तो इसलिए ये मस्ट आता है पेपर में क्वेश्चन। इसकी अभी हमें प्रैक्टिस पास पेपर में भी बहुत मिल जाएगी।
जी स्टूडेंट्स, आई थिंक सर की फिर लाइट चलेगी है तो फिर वेट करना पड़ेगा। सर आ गए हैं वापस। जी स्टूडेंट्स, आज जरा थोड़ा सा बारिश बहुत तेज हो रही है और बार बार जो है ना लाइट का मसला आ रहा है। चलें एनी तो दोबारा ओपन करता हूँ। ओके, हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ आपने बताना है कि क्या ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इसके अंदर, या एक से ज्यादा है। देखिए पहला लिख रहा है ECL हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद काशिफ बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंस, यानी ये सब कुछ इंक्लूड है। ECL and its competitors provide such services separately also, यानी हम ये एक एक सर्विस अलग भी देते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का है। भाई जब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का आपका एक पूरा का पूरा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो उसमें आप ये जितने भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो काम आपने टास्क परफॉर्म करने हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मसलन मैं अगर आर्किटेक्चरल सर्विस दे भी देता हूं तो मैं उससे क्लेम नहीं कर सकता रकम का, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसलिए इसको आप सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल वगैरह वगैरह ये सारी अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होंगे। देयर इज ओनली अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दैट इज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। इसका सिंपल तरीका समझने का ये है, अगर ये सारे के सारे जो आपके जितनी भी आपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर ये इंडिपेंडेंट हों और इंडिपेंडेंटली आप उनसे फी चार्ज कर सकते हो इस कॉन्ट्रैक्ट में, फिर तो ये आपके सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे। लेकिन जब आप नहीं कर सकते सिंगल के केस पेमेंट, तो उस वक्त आप पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, उस वक्त फिर आपका ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट होगा। दूसरा देखिएगा, नंबर 2, eSolutions Limited, a software developer, entered into a 2-year contract with a customer to provide software license, including future software updates and post-implementation support service. Software license would remain functional even if the updates and post-implementation support services are disconnected. यानी देखें, अगर 2 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें वो हमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी प्रोवाइड करेगा और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विसेज भी देगा, लेकिन आखिरी लाइन बड़ी अहम है। वो लिख रहा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है वो फंक्शनल रहेगा इवन अपडेट्स और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज डिसकंटिन्यू भी हो जाए। इसका मतलब है कि ये उससे इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर उस ये हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेट कंसीडर होगा।
जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, आज थोड़ा सा इश्यू हो गया, लाइट पे चली गई हुई है। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के पास अवेलेबल है? जी खुरम, जी मैम। क्वेश्चन है मैम मेरे पास क्या स्क्रीन पे? वो मतलब कि अवेलेबल है इधर, बुक पास है तो जरा इधर मुझे भेज दो कि मैं खुद ठीक है मैम, मोबाइल इसके थ्रू कनेक्ट हूँ आज। मैं भेज देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है खुरम, रहने दें। ओके जी। ठीक है मैम। ओके, ई सॉल्यूशंस लिमिट की बात कर रहे थे, तो यहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि वो अपडेट के बगैर भी सॉफ्टवेयर चल सकता है, तो लिहाजा सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ऐसी सूरत हाल में याद रखिएगा कि आपका यहाँ 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे। फर्स्ट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, नंबर 2 अपडेट्स, नंबर 3 पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट सर्विस। तो लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा डिफरेंट होगा, जरा ये भी देखिएगा। कल हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मनी का फैक्टर वहां पर आता है जहां पर 1 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो, ये तो हमने डिस्कस किया था। लेकिन उसमें भी जरूरी ये है कि पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन एडवांस, और दूसरा मैंने क्या बोला था, पेमेंट शैल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। या बिल्कुल स्टार्ट में होगा या बिल्कुल एंड पे होगा, यानी ये दो चीजें आपने इसमें माइंड में रखनी है। अब पहला क्वेश्चन जो हमने कल किया था, उसके अंदर हमने एडवांस पेमेंट रिसीव की थी, यहां पर आप बाद में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो जरा इसमें कैसे डील करेंगे जरा देखिएगा। कारवर्ड सेल न्यू कार्स एक्सक्यूज ऑन मी सर, डेफर्ड। सर ये जो आपने बताया कि या तो फर्स्ट स्टार्ट में या फिर लास्ट में पेमेंट, तो ये इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट जहाँ अप्लाई होगा उसकी बात कर रहे हैं? जी मैं टाइम वैल्यू मनी का बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन कहाँ होगी। 2 जगह पे होगी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1, जब सारी पेमेंट आप एडवांस रिसीव कर लो और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा हो। ठीक है। नंबर 2, जहां पर आप 1 साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो और पेमेंट बाद में रिसीव करें, या इवन कुछ आज ले लें बाकी बाद में ले लें, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये 2 जगह आएंगी जहां पर आपका ये अप्लाई होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखिएगा, कार वर्ड सेल्स न्यू कार्स ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस वेयर बाय 40% डिपॉजिट इज रिसीव्ड ऑन सेल्स। एक तो आप जब कार सेल कर रहे हो उसमें 40% आप एडवांस में ले रहे हो, एंड द बैलेंस पेमेंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। अब देख लो, ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइन है इससे पता लगेगा टाइम वैल्यू मनी का फैक्टर आएगा। जब आप गुड सेल कर रहे हो और गुड सेल करने के बाद पेमेंट 2 साल बाद ले रहे हो, तो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट जरूर आएगा। और डिस्काउंट रेट उसने दिया हुआ है हमें 10%। और जो प्राइस एग्री हुई है कार की, 1 जुलाई 2004, कार वाज सोल्ड टू कस्टमर फॉर 2 million। अब इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें जर्नल एंट्रीज मांगी हुई। ठीक है जी, ये एग्जांपल नंबर है हमारे पास 7।
Carward. अच्छा 1 जुलाई 2014 को आप सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 2 मिलियन में, इसमें 40% कैश अभी रिसीव कर रहे हैं, तो इसकी वर्किंग बना रहा हूं यहां पर। देखिए टोटल सेल प्राइस जो है वो मेरी कितनी है, 2 मिलियन, और इसमें से आपने रिसीव कितना कर लिया, यानी डिपॉजिट कितना ले लिया है, 40%, यानी 800,000। अब रिमेनिंग अमाउंट जो आपने रिसीव करनी है ये रिसीवेबल हुआ इन अदर वर्ड्स, लेकिन ये रिसीवेबल कब होगा, ये अकाउंट रिसीवेबल है लेकिन आफ्टर 2 इयर्स है। जब आपका 1 साल से ज्यादा का अरसा आ जाएगा तो रिसीवेबल इस अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा। तो 1.2 मिलियन इनटू डिस्काउंट रेट है हमारे पास 10%, 1.10 रेज टू पावर -2 इयर्स। अब इसको कैलकुलेट किया हमने, 2 इयर्स पे डिस्काउंट किया, डबल 9,1,736। So account receivable shall be recognized at this amount. अब मैं जब एंट्री पास करता हूं तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा। मैंने कितनी अमाउंट रिसीव करनी है अभी कैलकुलेट की वर्किंग 1 के थ्रू, आपने डेबिट करना है 9,91736। अच्छा अब आपके माइंड में आएगा तो रिसीवेबल तो 1.2 मिलियन है, ये कम क्यों किया भाई, बाकी अमाउंट इंटरेस्ट है हमारा, ये जो प्राइस दी गई अगर 2 साल की प्राइस दे रहा है तो उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया। उसके अलावा हमने कैश रिसीव किया, कैश हमने रिसीव किया 800,000, चूंकि ये कैश आ रहा है ये डेबिट होगा, और इसके अगेंस्ट हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। सेल अब 2 मिलियन की नहीं है, इन दोनों का सम होगा 1,791,936, इतनी अमाउंट से मैं सेल रिकॉर्ड कर दूंगा। अच्छा अब साल खत्म होता है, अब हर साल की एंट्रीज पास करनी है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन 2 साल की एंट्रीज पास करनी है। पहला साल खत्म होगा इसका 30 जून 2015 को, 30 जून को कोई पेमेंट रिसीव नहीं हो रही, वो 2 साल बाद होनी है। पहले आप अनबाउंडिंग करोगे, अनबाउंडिंग हम सीख चुके हैं, अनबाउंडिंग अब कैसे होगी, 991,736 का 10%, इसका अगर 10% लूं तो 99,174, ये मेरी जो अमाउंट आई है ये इंटरेस्ट बन जाएगा और इससे अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा 99,174, और इसके अगेंस्ट फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी। सिर्फ जो पहली एग्जांपल और इस एग्जांपल में फर्क क्या है, वो क्या है, वहां कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी थी, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। लाइबिलिटी के अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है और जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम आएगी, ये 99,174। अच्छा जैसे ही एंट्री की तो मुझे बताइए अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या आ गया, इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस देखें तो कितना बन गया, पहले अकाउंट रिसीवेबल था 991,736, अब इसमें 99,174 हमने और प्लस कर दिया। अब अगर इसको कैलकुलेट करें 99,176 प्लस 99,174 ये आ रहा है 1090910। अच्छा अब इसका मतलब है कि 1 साल के बाद मेरे रिसीवेबल अमाउंट ये आ चुकी है। अब अगला साल आएगा तो पहले पेमेंट नहीं रिसीव करनी, पहले अनबाउंडिंग करनी है। जब अनबाउंडिंग करूंगा अगेन ये एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अच्छा अब अनबाउंडिंग किस अमाउंट पे होगी, ये जो अभी कैलकुलेट की है 1090910,
अब अगर इसका 10% लेता हूं तो ये बनेगा 109091, लेकिन मैं 1 नहीं लिखूंगा, 0 लिखूंगा। वजह यह है कि हमने राउंडिंग करनी है आखिरी साल में, तो आखिरी साल में इंटरेस्ट आएगा 109090, 109090। अब देखें अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो गया। इस एंट्री से पहले बैलेंस था 10900910 और 109090 से ये इंक्रीज हुआ। अब इसको प्लस करें तो देखोगे आपका ये एग्जैक्टली 2 मिलियन होना चाहिए, 1.2 मिलियन। ये एग्जैक्टली 1.2 मिलियन हो गया। अब देखें मेरे अकाउंट रिसीवेबल खुद 1.2 मिलियन हो चुके हैं, और साथ ही मुझे कैश रिसीव हो जाएगा इसी डेट को, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं। मैं कैश डेबिट करूंगा और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा 1.2 मिलियन। ये लीजिए, ठीक हो गया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो पूछ लो। सर ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है या मुझे लग रहा है? ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है, मुश्किल है, अभी तक का सबसे मुश्किल ये चैप्टर लग रहा है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। ये असल में ना आपने एक काम करना है कि ये बुक के एंड पे ना एग्जांपल्स दिए हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। जो स्टैंडर्ड की एग्जांपल है वो थ्योरेटिकल है, उसमें सारा आपको समझ में आ जाएगा ये हम कर क्या रहे हैं। असल में हर सिचुएशन के मुताबिक हमें सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन वो दे रहा है उस लेवल के, लेकिन आपको जो स्टैंडर्ड है वो बहुत छोटा सा आपके सिलेबस। एक दफा फिर करेंगे, बाकी भी क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये शुरू में होती है कंफ्यूजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 8। अच्छा, इसमें जो है इस एग्जांपल में जो है हर एक अलग-अलग केस है और सेपरेटली डील करना है आपने। Salim Engineering is a supplier of various type of industrial machines. It also provides services for the maintenance of these machines. Year ended 30th June 2016. ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन आ रही हैं। अब पहली ट्रांजैक्शन देखिए, 5 machines were sold on lay-away basis. ये lay-away basis क्या होता है इसको भी डिस्कस कर। एक हमने डिस्कस किया था सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, एक हमने डिस्कस किया था कंसाइनमेंट एग्रीमेंट, एक हम डिस्कस करने लगे हैं ले अवे बेसिस। अब ले अवे बेसिस बेसिकली होता क्या है। सपोज मैं एक कोई भी एसेट बाय करना चाहता हूं जिसकी कॉस्ट जो है या प्राइस जो है वो 600,000 है। अच्छा, अब मैं एग्रीमेंट करता हूं जी कि मैं आपको हर महीने मंथली 100,000 पे करूंगा। और ये हमारा एग्रीमेंट हो जाता है कि मैंने 100,000 पे करना है, ठीक है। तो ये अगर टेक्निकली देखें तो ये इंस्टॉलमेंट बेसिस नजर आ रहा है, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट बेसिस नहीं है। इंस्टॉलमेंट बेसिस और ले अवे बेसिस में एक फर्क है। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे क्या होगा, मैं 600,000 की प्राइस एग्री हुई, 100,000 एग्री हुआ, मैं एसेट आज ही ले आऊंगा और बाद में पेमेंट करता रहूंगा 100,000 की। ले अवे बेसिस में याद रखिएगा जब तक सारी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होंगी मुझे वो डिलीवरी नहीं होगी। इसमें बेसिक फर्क ये होता है। अब जैसे 6 मंथ कंप्लीट होंगे यानी सारी पेमेंट क्लियर हो जाएगी, तो उस वक्त फिर एसेट जो है वो डिलीवर कर देगा वो कंपनी, यानी हम उसको डिलीवर कर देंगे। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर वो आगे लिखता है 3 out of total 5 installment had been received till the year end. 5 में से 3 आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो। SC only recognize revenue when it delivers the machine. अच्छा, ये नीचे सोल्यूशन शुरू हो गया। ये बहुत छोटा सा केस होता है। देखो ये याद रखिएगा, इसका रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा, रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड
when asset is delivered. जिस दिन मैं एसेट डिलीवर करूंगा, यानी जब 6 की 6 पेमेंट मुझे आ जाएंगी, 6 इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएंगी, तो मैं एसेट डिलीवर करूंगा। यहाँ पर टोटल 5 इंस्टॉलमेंट थी, जिसमें से 3 इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव हो चुकी हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, 3 इंस्टॉलमेंट आउट ऑफ 5 हैज बीन रिसीव्ड, सो आई कैन से 60% पेमेंट मैं रिसीव कर चुका हूं। और ये जो कस्टमर है, ये फ्रीक्वेंट कस्टमर है, वन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट कस्टमर। जब आपका कोई फ्रीक्वेंट कस्टमर या रेगुलर कस्टमर आपको अगर पेमेंट करता है ले अवे बेसिस पर, एग्रीमेंट करता है और मैक्सिमम अमाउंट पे कर देता है, मैक्सिमम हम कहते हैं मोर देन 50% कम से कम अमाउंट पे कर चुका है, बेशक एसेट डिलीवर नहीं हुआ, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो और आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। रीजन क्या है? क्योंकि वो जो कस्टमर है जिसको आप गुड सेल कर रहे हो वो फ्रीक्वेंट कस्टमर है और मैक्सिमम अमाउंट यानी मेजर अमाउंट जो है वो पे कर चुका है, तो वहां पर रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो उसके पास ट्रांसफर हम कर देंगे और सेल रिकॉग्नाइज कर देंगे। नंबर 2, a service contract for the maintenance of machine for a period of 1 year was signed and SC received a non-refundable annual fee amounting to 45,000 as advance on 15th April 2016। अच्छा, अब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की आपने सर्विस देनी है, यानी हमारी कंपनी ने 1 ईयर सर्विस देनी है और इसके अगेंस्ट 45,000 रुपीज अब प्राइस एग्री हुई और ये हमने एडवांस में रिसीव कर ली, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि ये बेशक अमाउंट रिसीव कर ली है एडवांस में और ये इवन नॉन रिफंडेबल भी है, नॉन रिफंडेबल, ये हमने केस भी पढ़ा था इससे पहले भी, उसके बावजूद मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा क्योंकि ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं उसको सर्विस नहीं देता तो ये रकम मुझे वापस करनी पड़ेगी। बेशक ये नॉन रिफंडेबल है, लेकिन अगर वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में खत्म कर रहा हूं तो हम वापस नहीं करेंगे, तो इसका रेवेन्यू आप टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू शैल बी रिकॉर्ड ऑन टाइम बेसिस, जितने जैसे जैसे मंथ गुजरता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, उतने महीनों का आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते चले जाएंगे। तो ये भी एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, एग्जांपल 9, ओके, एग्जांपल 9 देखिएगा, ये भी छोटा छोटे से केसेस हैं। करीम स्टेट हाउ रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, सिर्फ आपने बताना है कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। Kareem Industries Limited, KIL had sold a machine on credit to Yavar Engineering. The machine would be sold by YE if it is able to secure a contract for providing services to AMZ and Co. KIL has agreed that machine may be returned at 90% of the price if YE fails to secure the contract. यानी बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा एक कस्टमर है, हमारी कंपनी है KIL, हमारे पास एक कस्टमर आया YE, उसने हमसे मशीन बाय की, यानी हमने इसको मशीन सेल कर दी है, लेकिन एग्रीमेंट ये हुआ है, इवन सेल भी कर दी है और पेमेंट भी एडवांस में रिसीव कर ली, लेकिन एग्रीमेंट ये हुआ है कि ये YE जो है, ये जिस मकसद के लिए यानी जिस लिए ये मशीन ले रहा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इसको फेल हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो ये मशीन वापस कर देगा KIL को एट 90% प्राइस, एट 90% of the price. Machine may be returned at 90% of the price if YE will secure the contract. ठीक है, तो अब बताओ ये जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है एडवांस में, सारी की सारी अमाउंट जो रिसीव हुई है, अमाउंट नहीं दी हुई, जितनी भी ले लो अमाउंट, अगर 2 मिलियन है तो 2 मिलियन एडवांस मिल चुका है,
क्या मैं इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं आज? जी बताइएगा। नो, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ये जो एडवांस मैंने रिसीव की है, सारी अमाउंट एडवांस में रिसीव की है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होगी। हाँ, जिस दिन वो उसको कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर हो जाएगा, उसको मिल जाएगा, वो हमें इंटीमेशन देगा और हम इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है तो वो 90% अमाउंट हम वापस कर देंगे और 10% हम रेवेन्यू बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन आपको मैं इस तरह बता देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। वैसे एंट्रीज मांगी नहीं हुई इसमें। देखिए, आज मुझे एक अमाउंट मिल रही है। आज जो अमाउंट मिलेगी मैं डेबिट करूंगा कैश और क्रेडिट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कोई भी अमाउंट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। 9,000 10,000। अच्छा, अब फ्यूचर में दो सिचुएशन हो सकती है। मैं लिखता हूं इफ YE सिक्योर द कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन YE को कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर हो जाएगा उस दिन फिर हम ये अमाउंट तो वापस नहीं करेंगे ना, तो फिर हम एंट्री क्या पास करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। हम सारी अमाउंट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। अब हम कहेंगे जी कि ये मशीन हमारी सेल हो गई है। और अगर इफ YE will not secure the contract, यानी वो फेल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर हमें ये रकम वापस करनी पड़ेगी। और जब रकम वापस करेंगे तो 90% वापस करेंगे। तो उस सूरत में एंट्री क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट होगी पूरी अमाउंट से, 10,000 से। लेकिन मैं उसको कैश जो वापस करूंगा वो पूरा 10,000 नहीं होगा, 90%, 9,000। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी दैट शैल बिकम अ रेवेन्यू। ये दोनों कंडीशन फ्यूचर में हो सकती है। इसलिए आपने इसको सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है कि बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी कंप्लीट ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी विल बी सिक्योर्ड फॉर YE। ठीक है, सो द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इफ on the date when YE secures the contract, or when it is not secured the contract, the amount will be refunded। चलिए, दोनों सूरतें हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा केस Asif Enterprises AE is about to sell a new type of food factory. Since customer demand is high, AE is taking advance against orders. The selling price has been fixed at ₹7,000 per unit, and so far 175,000 customer had paid the initial 25% deposit, which is non-refundable। देखें, आसिफ इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो न्यू टाइप है, और चूंकि कस्टमर डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो एडवांस पेमेंट लेता है और 25% वो एडवांस ले लेता है। ठीक है, और एग्रीमेंट ये होता है कि हम 7,000 में सेल करेंगे। ठीक है, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो ये नॉन रिफंडेबल होगा, यानी ये जो रकम मिली है हम वापस नहीं करेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट पहले भी हम इस तरह का पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आसिफ एंटरप्राइजेस जो है हमने 175 कस्टमर से 25% एडवांस लिया हुआ है, यानी 7,000 का 25%।
ठीक है, ये जितनी अमाउंट एडवांस आपने रिसीव की है, it shall be treated as contract liability even that it is non refundable. ये पहले 2 दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगा when the goods were actually delivered by Asif Enterprises to its customer. जिस दिन कस्टमर को डिलीवर करेगा आसिफ एंटरप्राइजेस, उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करो। सो नेक्स्ट, third case, Nazir Engineering Limited NEL entered into a contract for the provision of service over a period of 2 years. Total contract price was 25 million and NEL has initially expected to earn a profit of 5 million on the contract. ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। देखिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्री हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो 25 मिलियन है, और जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें इसमें से 5 मिलियन का प्रॉफिट होगा। ये एक्सपेक्टेड था, तभी किया था। अगर आपको पता होता कि लॉस है तो क्यों करते? इन द फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन वाज इनकर्ड। पहले साल में, फर्स्ट ईयर में आपकी 12 मिलियन की कॉस्ट लग चुकी है। और आगे लिख रहा है मैनेजमेंट इज नॉट श्योर of the ultimate outcome but believes that at least cost of the contract would be recovered from customer. और ये हमने पढ़ा था कि outcome can be measured reliably or not reliably. If contract outcome cannot be measured reliably, उस सूरत में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी कॉस्ट लगी है उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। सो आप लिख दोगे बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट आउटकम कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, देयरफॉर द कॉस्ट इनकर्ड, the revenue shall be recognized equal to the cost incurred because this cost will be recoverable. तो इसमें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा वो 12 मिलियन का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और कॉस्ट भी 12 मिलियन होगी। नो प्रॉफिट नो लॉस अनलेस अंटिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये मैंने सारे केसेस आपको करवाए थे, इसको रिवाइज करना है आपने, ये पास पेपर में आते हैं। अच्छा जी, अब ये 10th क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसको आपने खुद करना है। 11, ओह ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप अगली क्लास के लिए रखते हैं। इसमें बल्कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लाजमी करना है कि उसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे, एडजस्टेड मार्केट वैल्यू मेथड, एलोकेशन के लिए कॉस्ट प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड, और तीसरा हमने डिस्कस किया था, थर्ड मेथड था हमारा रेसिडुअल मेथड। ये तीनों के तीनों यहां पर यूज होंगे इस मेथड, इस क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मंडे को होगी, और मंडे को प्लीज आपके पास सबके पास पास पेपर होने चाहिए, ताकि हम पास पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर सकें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हमने पहला कौन सा डिसाइड किया था कल? नहीं किया था कल। अच्छा नहीं किया था, चलें अब कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को लेते हैं, इसको रिवाइज करेंगे पहले और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक हो गया? ये मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास जरा आपने एक दफा जो पिछला लेक्चर है उसको रिवाइज करके रखना है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो मैं दोबारा से इसको रिवाइज करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, दोनों मेथड हमने पढ़े थे, इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। इसको रिवाइज कर लेना प्लीज।
और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ओके जी, चलें ठीक है, थैंक यू।